जय हिंद दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना लास्ट चैप्टर इक्विटी का, जिसका नाम है कंपनी एनालिसिस फोरकास्टिंग। ठीक है, तो ये मेरा इक्विटी का बेटा बिल्कुल लास्ट चैप्टर होगा और मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सबको बताते हुए कि इसी के साथ हम क्या कर लेंगे, अपने इक्विटी को कंप्लीट कर लेंगे। इक्विटी का एग्जाम में वेटेज कितना है? इक्विटी का एग्जाम में वेटेज है 11 to 14% एंड हमने इस पूरे यूनिट को कितनी देर में रिवाइज करा है? इन लेस देन 12 आवर्स। ठीक है, तो प्लीज़ मुझे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज हमारा इक्विटी का लास्ट चैप्टर है और इन 12 घंटे में क्या हम सही में इक्विटी को रिवाइज कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो चलिए चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं। मेरे चैप्टर का नाम है कंपनी एनालिसिस फोरकास्टिंग। तो बच्चे ने कहा इस चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं। तो मैंने आपको लास्ट चैप्टर में क्या सिखाया था? लास्ट चैप्टर में मैंने आपको सिखाया था कि आपको कंपनीज की क्या बनानी है, इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट बनानी है। इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट का मतलब था कि आज अगर कोई शेयर 1300 रुपये का चल रहा है, मान के चलते रिलायंस, तो आपको क्या लगता है इसका फेयर वैल्यू कितना है? 1500 रुपये हो जाएगा, 1700 रुपये हो जाएगा, 1100 रुपये हो जाएगा, 900 रुपये हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है? अब मैं अपने बच्चे से बड़ा सिंपल सवाल पूछना चाहूँगा कि आपको क्यों लगता है शेयर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? नाउ एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी और कंपनीज कैश फ्लो। अगर हमें लगता है आगे जाके कंपनी बहुत ज़्यादा मुनाफा करने वाली है, कंपनी के पास बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आने वाला है, तो कंपनी का शेयर ऊपर चला जाता है। सेम वेज अगर आपको लगता है कि कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, आगे जाके कंपनी के प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, तो कंपनी का शेयर क्या हो जाता है? गिर जाता है। नाउ एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन प्रॉफिट्स और कैश फ्लो। अब आपको क्या बनाना पड़ेगा बेटा? यू हैव टू प्रिपेयर फोरकास्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे? इक्विटी रिसर्च करने के लिए जो फोरकास्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, तो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे बनाया जाता है। पर्पस बड़ा सिंपल है, हम एक बार फोरकास्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे और उसके बाद क्या कर देंगे? कंपनी की वैल्यूएशन कर देंगे। नाउ बिफोर आई जंप टू दिस चैप्टर, मेरा आपसे बड़ा सिंपल सवाल है। एक स्टॉक है जिसका नाम है TCS, ये एक स्टॉक है जिसका नाम है इंफोसिस। ये दोनों ही स्टॉक मोर देन 50% गिर चुके हैं। जो भी इनको ऑल टाइम हाई है, वहाँ से दोनों ही स्टॉक्स मोर देन 50% गिर चुके हैं और दोनों ही बहुत क्वालिटी कंपनीज हैं। ना सवाल बड़ा सिंपल है, क्यों IT स्टॉक्स लगातार गिरते जा रहे हैं? तो बच्चे ने कहा क्योंकि मार्केट में AI आ गया है, क्योंकि मार्केट में क्लॉड है, क्योंकि मार्केट में जेमिनाई है। इन AI टूल्स की वजह से क्या हो रहा है? इन कंपनीज के बिजनेस मॉडल के ऊपर क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो चुका है। आगे चल के हमें नहीं लगता ये कंपनीज उतना प्रॉफिट कमा पाएंगी जो उन्होंने हिस्टोरिकली कमाया है। अगर इनके प्रॉफिट्स कम होने वाले हैं तो इनका क्या शेयर प्राइस भी कम हो जाएगा? आंसर इज यस। तो शेयर बाजार क्या करता है बेटा? मार्केट ऑलवेज रिएक्ट स्पॉन्टेनियसली। मार्केट क्या करता है? पहले से रिएक्ट कर देता है। मार्केट वेट नहीं करेगा कि असली में इनके प्रॉफिट्स गिरेंगे। मार्केट क्या करता है? अभी से इन शेयर्स को क्या कर देता है? गिरा देता है। तो हमें अब करना क्या बेटा? नाउ वी हैव टू लर्न हाउ टू प्रिपेयर फोरकास्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नाउ अब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करूं तो सिर्फ आपको एक ही चीज प्रोजेक्ट करनी होती है, बाकी सारी चीजें क्या होती हैं? रिलेटिव होती हैं। सो वो कौन सी आइटम है जिसको आपको फोरकास्ट करना है? एक आइटम जिसको आपको फोरकास्ट करना है उसको कहते हैं रेवेन्यू। बाकी सारी की सारी चीजें क्या होंगी? रिलेटिव टू रेवेन्यू। ना मान के चलते हैं मेरे खर्चे कितने होंगे? सेल्स का इतना %। मेरा वर्किंग कैपिटल कितना होगा? सेल्स का इतना %। मेरा कैपेक्स कितना होगा? सेल्स का इतना %। तो बाकी सारी चीज़ों को तो हम क्या कर सकते हैं? रिलेटिव टू सेल्स फोरकास्ट कर सकते हैं। एक आइटम आपको क्या करनी पड़ती है? एक आइटम आपको फोरकास्ट करनी पड़ती है। ठीक है, तो वो पहला आइटम कौन सा है? दैट इज गोइंग टू बी रेवेन्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर के साथ। आता है मेरा सबसे पहले कॉन्सेप्ट नंबर A, व्हाट आर द की फोरकास्ट ऑब्जेक्टिव्स। किन किन चीज़ों को आपको फोरकास्ट करने की ज़रूरत है? पहला आता है ड्राइवर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइंस, वो चीज़ जिनके क्लियर ड्राइवर्स हैं। ना मान के चलते हैं, इसमें हम कहना क्या चाहते हैं? पहला आइटम आपको फोरकास्ट करना है, दैट इज गोइंग टू बी रेवेन्यू। ना रेवेन्यू का क्या होता है बेटा? रेवेन्यू के क्लियर ड्राइवर्स होते हैं। तो बच्चे ने कहा क्लियर ड्राइवर्स का मतलब, ना मान के चलते आपको मेरा रेवेन्यू फोरकास्ट करना है, तो आप मेरा रेवेन्यू कैसे फोरकास्ट कर सकते हो? मेरा रेवेन्यू फोरकास्ट करने के दो तरीके। एक तरीके को बोलेंगे टॉप डाउन और एक तरीके को बोलेंगे बॉटम अप। तो बच्चे ने कहा बॉटम अप का मतलब क्या है? बॉटम अप का मतलब है आप सीधा कंपनी से रिलेटेड बातें करने वाले हो। तो बच्चे ने कहा सर आप कितने बच्चे पढ़ाते हो? मैंने कहा मान के चलिए मैं 100 बच्चे पढ़ाता हूँ। बच्चे ने कहा सर आपका कितना रेवेन्यू है पर स्टूडेंट? तो मैंने कहा मेरा 100 रुपये रेवेन्यू है पर स्टूडेंट। तो बच्चे ने कहा आपका रेवेन्यू कितना था पिछले साल? 10,000 रुपये।
अब आप क्या करोगे, आप अज्यूम करोगे कि मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने से ग्रो करते हैं। मान के चलते आपने कहा आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ग्रो कर जाएंगे 10% से, आपकी फीस ग्रो करेगी 5% से, तो आप अकॉर्डिंगली मेरे रेवेन्यू को क्या कर देते हो, आप अकॉर्डिंगली मेरे रेवेन्यू को कैलकुलेट कर देते हो। क्या इसके क्लियर ड्राइवर्स हैं? क्या इस नंबर को प्रिडिक्ट करने का कोई तरीका है? आंसर इज यस, इसके क्लियर ड्राइवर है। ये किसके ऊपर बेस्ड करता है? ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और प्राइस पर स्टूडेंट के ऊपर क्या करता है, बेस्ड करता है। सेम वाइज एक और अप्रोच है मेरे रेवेन्यू को फोरकास्ट करने की। मान के चलिए मैं टेक का बहुत बड़ा प्लेयर हूं, मान के चलिए मैं फिजिक्स वाला हूं। अब फिजिक्स वाला के केस में आप क्या करोगे, आप ये देखोगे कि इंडिया की इकोनॉमी कितना ग्रो करने वाली है। वी स्टार्ट विद इंडिया। इंडिया में एजुकेशन सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, उस एजुकेशन सेक्टर में आप ये देखोगे फिजिक्स वाला का कितना शेयर है। अगर आप इस तरीके से रेवेन्यू को फोरकास्ट कर रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, टॉप डाउन। तो जो बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं लाइक फिजिक्स वाला, मारुति सुजुकी, उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, टॉप डाउन भी यूज़ करते हैं, बॉटम अप भी यूज़ करते हैं। जो छोटे प्लेयर्स हैं उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दैट इज गोइंग टू बी बॉटम अप। लेकिन क्या रेवेन्यू को कैलकुलेट करने के लिए क्या हमारे पास क्लियर ड्राइवर्स हैं? आंसर इज येस। तो पहला आइटम क्या है, ड्राइवर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिनके क्लियर ड्राइवर्स होते हैं तो उनका नाम क्या हो जाता है, दैट इज गोइंग टू बी रेवेन्यू। सेम वाइज अगर मेरे को एक और एग्जांपल देना हो क्लियर ड्राइवर्स का, दैट इज गोइंग टू बी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नाउ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप कैसे कंप्यूट करोगे, तब आप अपने मार्जिन्स देखते हो कि आपके ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स कितने हैं। ना मान के चलते हैं कि आपके ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स जनरली 50% के रहते हैं, तब आप क्या बोलोगे, अगर मैं 100 रुपये का माल बेचता हूँ तो 50 रुपये मेरी कमाई है ग्रॉस मार्जिन, तो कितने रुपए की मैं लागत लगा देता हूँगा, दैट इज गोइंग टू बी 50%। कुछ कंपनीज के केस में बेटा ये बड़े स्टेबल रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट कंपनीज लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर, इफ आई टॉक अबाउट कंपनीज लाइक डाबर, ये सब FMCG कंपनीज हैं, इनके मार्जिन्स क्या हैं, बड़े ही स्टेबल होते हैं। तो क्या हम हिस्टोरिकल बेसिस पे भी इन्हें फोरकास्ट कर सकते हैं? आंसर इज यस। एक बार मैं दिखाना चाहूँगा। अब अगर मैं आपको कंपनी दिखाऊं जिसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर, अब ध्यान से देखना बेटा, मैं यहाँ पे गया CIQ एस्टिमेट्स, एंड इन CIQ एस्टिमेट्स में टारगेट प्राइस दिया गया है। इसे कितने ब्रोकर्स ने कवर करा है, इसे 37 ब्रोकर्स ने कवर करा है। इसका लोवेस्ट प्राइस कितना है 1759, इसका हाईएस्ट प्राइस कितना है 3090, और ये इसका मीडियन प्राइस है। जो भी कीमतें आ रही हैं, क्या उन्होंने फोरकास्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं? ये रे बेटा आपके, ये सारी क्या हैं, ये सारी आपके फोरकास्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। यहाँ पे देखिए ए लिखा था, ए का मतलब होता है ऑडिटेड, ई का मतलब होता है एस्टिमेटेड। तो हम वैल्यूएशन किसके बेसिस पे करते हैं, हम वैल्यूएशन एस्टिमेट्स के बेसिस पे करते हैं। अब मैं गया इसके ज़रा रेशोज पे। अब अगर मैं यूनिलीवर के रेशोज को चेक करूं तो मेरे को बड़े ध्यान से बताइए, क्या इस कंपनी का ग्रॉस मार्जिन मोर और लेस स्टेबल है? अब देखिए 2021 में कंपनी के मार्जिन से 52, 50, 47, 51, 51, 50.6, क्या मोर और लेस एक रेंज में रहते हैं? यस। तो आप इस कंपनी का COGS कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो, या इसका ग्रॉस मार्जिन कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो? बेस्ड अपॉन हिस्टोरिकल एवरेजेस। क्या इसका भी क्लियर ड्राइवर है, क्या इसको भी निकालने का तरीका है? आंसर इज यस। फिर आपके पास एक एग्जाम्पल मैं आपको और देना चाहता हूँ। सो सबसे पहले मैंने आपको एग्जाम्पल दिया रेवेन्यू को कैसे निकाला जा सकता है, टॉप डाउन बॉटम अप। फिर मैंने बात करी विद रिस्पेक्ट टू COGS कैसे निकाला जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू हिस्टोरिकल डेटा। अगर कंपनी क्या है, अगर कंपनी का डेटा काफ़ी ज़्यादा विद इन रेंज बाउंड है तो हम हिस्टोरिकल डेटा को भी ले सकते हैं। फिर आपका आता है बेटा एक एग्जाम्पल अगर मेरे को और देना हो, दैट इज गोइंग टू बी सेल जर्नल एंड एडमिन। सेल जर्नल एंड एडमिन, तो मान के चलिए यहाँ पे हम किसकी बातें करते हैं, आपके मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस की बात नहीं करते, यहाँ पे हम इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात करते हैं। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या हो जाता है, जैसे कि आपके ऑफिस में जो स्टाफ है उसकी सैलरी, आपके ऑफिस का रेंट, ये सारी चीज़ें ना, ये जनरली जो खर्चे होते हैं बेटा, दीज आर फिक्स्ड इन नेचर। तो हम इन खर्चों को कैसे फोरकास्ट करते हैं, क्योंकि ये खर्चे बढ़ने वाले नहीं हैं। जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ेगा ये खर्चे शायद ना बढ़े। हम क्या करते हैं, इसे एक अगर फिक्स खर्चा है तो हम इसको कैसे ग्रो करते हैं, इन लाइन विद इन्फ्लेशन ग्रो कर देते हैं। तो मान के चलते मेरे पास आज एक स्टाफ है, उसकी सैलरी 100 रुपये है, कल मेरा रेवेन्यू बढ़ता है तो क्या उसकी सैलरी भी उतनी बढ़ेगी, मे और मे नॉट भी। तो जनरली जो फिक्स खर्चे होते हैं हम उनको कैसे ग्रो कर देते हैं, दैट इज विद लाइन ऑफ इन्फ्लेशन। क्या इसका भी कोई ड्राइवर है, आंसर इज यस। इसको हम कैसे प्रिडिक्ट कर रहे हैं, जो हिस्टोरिकली था उसको कैसे ग्रो कर दिया विद रिस्पेक्ट टू इन्फ्लेशन।
तो ये कुछ तरीके होते हैं जिसकी बेसिस पे हम क्या बनाते हैं, फोरकास्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर कुछ ऐसी आइटम्स आएंगी जिनके ड्राइवर्स नहीं होते, विदाउट क्लियर ड्राइवर्स। तो व्हाट कुड बी द एग्जांपल ऑफ दिस? मान के चलिए मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो आपको मेरा रेवेन्यू फोरकास्ट करना है, तो क्या उसका ड्राइवर है, क्या उसको प्रिडिक्ट करने का तरीका है? आंसर इज यस। लेकिन मान के चलिए मैं लोगों को ओकेजनली काउंसलिंग भी कर देता हूँ कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, आपके लिए CFA अच्छा है, आपके लिए फाइनेंशियल मॉडलिंग अच्छा है, तो मैं जनरली आपकी काउंसलिंग भी कर देता हूँ और उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ मान के चलिए 10,000। बट ये मेरा रेगुलर काम नहीं है, मैं हमेशा ये काम नहीं करता। कभी कभार ये काम अगर कोई मेरे पास क्लाइंट की रिक्वेस्ट आती है तो मैं ये वाला काम भी कर देता हूँ। अब बताइए आपको ये मेरा फोरकास्ट करना है तो कैसे करोगे? क्या ये हर बार मेरे P&L में आता होगा हिस्टोरिकली? आंसर इज नो। कभी आता होगा, कभी नहीं आता होगा। जब आता होगा तो अमाउंट भी कांस्टेंट नहीं आते होंगे, कभी अमाउंट ज़्यादा आता होगा, कभी अमाउंट कम आता होगा। इनको क्या बोलते हैं? आइटम्स विदाउट क्लियर ड्राइवर्स। इस केस में हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट से क्या ले लेते हैं, मैनेजमेंट की गाइडेंस लेते हैं। तो बच्चे ने कहा मैनेजमेंट गाइडेंस का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट गाइडेंस का मतलब है कि हम मैनेजमेंट से पूछते हैं कि तुम बताओ कि तुम इतना आने वाले सालों में ये काम कितना करने वाले हो। तो जो हमें मैनेजमेंट बोलती है हम उसके बेसिस पे क्या कर देते हैं, उसके बेसिस पे चीज़ों को प्रिडिक्ट कर देते हैं। सो पॉइंट टू बी नोटेड, जिन आइटम्स का ड्राइवर होता है, जिन आइटम्स का ड्राइवर है उसके लिए तो मैंने अगर रेवेन्यू की बात करूं तो रेवेन्यू में दो बातें करी, टॉप डाउन, बॉटम अप। फिर मैंने बातें करी विद रिस्पेक्ट टू COGS। COGS को कैसे कर सकते हो? एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स कर सकते हो। फिर मैंने बात करी सेल्स जनरल एडमिन, अगर ये फिक्स्ड है तो इसको ग्रो कर सकते हो इन लाइन विद इन्फ्लेशन। ये बातें मैंने करी। लेकिन जिनके क्लियर ड्राइवर्स नहीं हैं, विदाउट क्लियर ड्राइवर्स, अब आप कैसे फोरकास्ट करोगे? दैट इज बेस्ड अपॉन मैनेजमेंट गाइडेंस। तो बच्चे ने कहा मैनेजमेंट गाइडेंस का मतलब क्या है? हम कंपनी से क्या करेंगे, हम कंपनी से ही पूछेंगे कि आप बता दीजिए कि आपको क्या लगता है कि आपकी कितनी काउंसलिंग इनकम आने वाली है। क्या रेवेन्यू के टर्म्स में भी कंपनी गाइडेंस देती है? आंसर इज यस बेटा। अगर मैं बात करूं TCS जैसी कंपनी, एसेंचर जजैसी कंपनी, क्या ये भी अपने गाइडेंस देती हैं? आंसर इज यस। जनरली जैसे एसेंचर ने भी गाइडेंस दिया, मेरा रेवेन्यू होगा आई थिंक 2 to 4%। तो कंपनी ने कहा आने वाले सालों का रेवेन्यू कितना होगा? जो पिछले साल का रेवेन्यू है दैट इज 2 to 4%। तो क्या रेवेन्यू में हम मैनेजमेंट गाइडेंस को भी यूज करते हैं? आंसर इज यस। क्या रेवेन्यू फोरकास्ट करते वक्त हम हिस्टोरिकल डेटा को भी यूज करते हैं? आंसर इज यस। लेकिन जहां पे ड्राइवर्स नहीं होंगे वहां पे हम किसको यूज कर लेते हैं? मैनेजमेंट गाइडेंस को यूज कर लेते हैं। फिर कुछ कंपनीज हैं जो बहुत ही सिक्लिकल बिजनेस में है, जैसे स्टील वाली कंपनीज। नाउ स्टील वाली कंपनीज का बेटा P&L बहुत स्टेबल नहीं होगा। इनका P&L क्या होता है? बहुत वॉलेटाइल होता है। तो एक बार देखना चाहते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं कंपनीज लाइक यूनिलीवर, देखिएगा P&L ना बड़ा सिंपल होगा, प्लेन होगा, वॉलेटाइल नहीं होगा। इनको कहते थे डिफेंसिव कंपनीज। सो अगर इसका मैं इनकम स्टेटमेंट देखूं, ये देखिए बेटा, ये लास्ट 6 साल है। कंपनी के प्रॉफिट्स कितने थे? दीज फिगर्स आर इन मिलियन रुपी। ठीक है, तो कंपनी का प्रॉफिट था 79,000, 88,000, 1,01,000, 1,02,000, 1,06,000, 1,50,000। बताइए क्या वॉलेटिलिटी है? कहीं पे भी वॉलेटिलिटी नहीं है। लगातार प्रॉफिट क्या हो रहे हैं? लगातार प्रॉफिट ग्रो करते जा रहे हैं, वॉलेटाइल नहीं है। अब इसे कंपेयर करिए टाटा स्टील के साथ। अगर टाटा स्टील के P&L, क्या टाटा स्टील का P&L काफी वॉलेटाइल है? अब देखिएगा बेटा, लुक इनटू द ब्यूटी। प्रॉफिट था 81,000, 4,80,000, -40,000, 31,000, 1,08,000। क्या ये P&L काफी ज्यादा वॉलेटाइल है? यस। अब अगर आपका P&L काफी ज्यादा वॉलेटाइल है तो अब आपको क्या यूज करना पड़ता है बेटा? जब आपका P&L काफी ज्यादा वॉलेटाइल होता है, देन यू हैव टू यूज योर एनालिस्ट एस्टीमेट। तो बच्चे ने कहा इसका मतलब क्या है? अब आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड रिसर्च करनी है और अपने अंदाजे खुद लगाने हैं। यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा को यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। मैनेजमेंट की गाइडेंस पे ज़्यादा ट्रस्ट करा नहीं जा सकता। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम अपने एस्टिमेट्स को खुद डेवलप करते हैं। सो बिफोर आई प्रोसीड, एक बार देखते हैं। पहला, आइटम्स विद क्लियर ड्राइवर्स, आइटम्स विदाउट क्लियर ड्राइवर, मेरे केस में कमीशन इनकम। फोरकास्ट करने के क्या अप्रोचेज हैं?
एक है हिस्टोरिकल डेटा, जो हिस्टोरिकल डेटा है उसके बेसिस पे हमने क्या कर दिया, फोरकास्ट करा। नेक्स्ट हमने क्या करा, मैनेजमेंट से पूछा, जैसे माई केस कमीशन इनकम या काउंसलिंग इनकम। फिर मैंने कहा हम क्या कर लेते हैं, एनालिस्ट अपने डिस्क्रिप्शन को क्या करता है, अपने एक्सपीरियंस अपने डिस्क्रिप्शन को यूज़ करके क्या करता है, चीज़ों को फोरकास्ट कर देता है। फिर इसमें एक चीज़ और थी, दैट इज गोइंग टू बी टॉप डाउन, दैट इज गोइंग टू बी बॉटम अप। बॉटम अप का मतलब होता है आप सीधा कंपनी से रिलेटेड बातें कर रहे हो, टॉप डाउन का मतलब होता है कि आप किसकी बातें कर रहे हो, आप इकोनॉमिक फैक्टर के बेसिस पे क्या कर रहे हो, कंपनी के रेवेन्यू को फोरकास्ट करने की कोशिश कर रहे हो। मान के चलिए जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन, उसके बेसिस पे क्या कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो। फिर आपका आता है बेटा समरी। तो बच्चे ने कहा समरी का मतलब क्या है, समरी का मतलब है हम कुछ कैलकुलेट नहीं कर रहे, हम सिर्फ रिजल्टेंट को शो कर रहे हैं। तो वन एग्जाम्पल ऑफ दैट, तो बच्चे ने कहा व्हाट कुड बी एग्जाम्पल ऑफ समरी। नाउ मान के चलिए आपने मेरा रेवेन्यू फोरकास्ट कर लिया, आपने मेरा COGS फोरकास्ट कर लिया। अब इनके रिजल्टेंट को क्या बोलते हैं, जब एक को दूसरे से माइनस कर दो तो रिजल्टेंट को क्या बोलते हैं, तो बच्चे ने कहा उस रिजल्टेंट को बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये क्या है, समरी है, ये क्या है, एक समरी है। सेम वाइज इसमें से आपने माइनस करा सेल्स जर्नल एडमिन एक्सपेंस इंक्लूडिंग डेप्रीसिएशन, ये मान के चलते डेप्रीसिएशन नहीं है तो ये आ गया एबिटा, ये एबिटा क्या है, समरी। फिर आपने माइनस करा डेप्रीसिएशन, ये क्या आ गया, EBIT, ये भी क्या है, समरी। माइनस करा इंटरेस्ट, ये क्या आ गया, EBT, EBT भी क्या है, समरी। माइनस करा टैक्स, ये क्या आ गया, EAT, EAT भी क्या है, दैट इज गोइंग टू बी समरी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ समरी। समरी का मतलब है जो भी चीज़ें आपने निकाली हैं उनके रिजल्टेंट को A माइनस B को क्या बोलते हैं, दैट इज गोइंग टू बी ग्रॉस प्रॉफिट, इसको बोलते हैं समरी। सेम वाइज आगे आप एक चीज़ और कैलकुलेट करोगे, ये आप L2 में सीखोगे, फ्री कैश फ्लो टू फर्म, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी, इनको भी क्या बोलते हैं, इनको भी समरी बोलते हैं। समरी क्यों बोली जाती है, ये इन्हीं फोरकास्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की मदद से कैलकुलेट करे जाते हैं। आप कोई नया आइटम फोरकास्ट नहीं करते हो तो इनको भी क्या कहा जाता है, इनको भी समरी कहा जाता है। फिर एक और आइटम आता है, दैट इज गोइंग टू बी एडॉक। एडॉक का मतलब है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट नहीं है, लेकिन आप क्या करना चाहते हो, यूजर का इसके ऊपर एम्फोसिस बढ़ाना चाहते हो ना। मान के चलते हैं कंपनी का कोई लीगल केस चल रहा है, अगर आपको लगता है कंपनी केस हार जाएगी या अगर आपको लगता है कंपनी ये केस जीत जाएगी तो आप उसके बारे में भी क्या कर देते हो, अपने बारे में एक अपनी राय को एक्सप्रेस कर देते हो। तो इसको क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं एडॉक। सो एक बार रिवाइज करूंगा, किन किन चीज़ों को हमें फोरकास्ट करना है। नंबर 1 जिनके ड्राइवर्स हैं, एग्जाम्पल रेवेन्यू, COGS। कुछ चीज़ें जिनके ड्राइवर्स नहीं है, फॉर एग्जांपल कमीशन इनकम या काउंसलिंग इनकम। फिर मैंने कहा समरी, समरी का मतलब होता है रिजल्टेंट। और चौथा होता है एडॉक, एडॉक मतलब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट नहीं है, लेकिन आप यूजर का क्या करना चाहते हो, एंड यूजर का इसके ऊपर एम्फोसिस करना चाहते हो। फोरकास्ट करने के कितने तरीके रेवेन्यू को, तो रेवेन्यू को फोरकास्ट करने के तरीके को बोलते हैं टॉप डाउन बॉटम अप। फिर मैंने कहा जब हम रेवेन्यू को फोरकास्ट करते हैं हम हिस्टोरिकल डेटा को भी कंसिडर करते हैं, तो एनालिसिस के लिए हम क्या यूज करते हैं, हिस्टोरिकल डेटा। मैनेजमेंट गाइडेंस कहाँ पे यूज करी जाती है, रेवेन्यू के लिए भी करी जाती है। प्लस अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो नॉन रिकरिंग हैं, अदर इनकम है, उसके लिए भी हम क्या यूज कर लेते हैं, मैनेजमेंट गाइडेंस को यूज कर लेते हैं। फिर मैंने कहा अगर कंपनी का P&L काफी ज्यादा वॉलेटाइल है, सिक्लिकल है, तो हम अपनी डिटेल रिसर्च करेंगे, तो एनालिस्ट क्या करता है, अपने एस्टिमेट्स को यूज कर लेता है। अब बच्चे ने कहा सर एक चीज नहीं समझ आई, आपने अभी तक एक फैक्टर नहीं बताया, ये क्या होता है हिस्टोरिकल बेस रेट एंड कन्वर्जन। तो इसका मतलब क्या है। अब इसका मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा, दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू गोल्ड कंपनीज। सो एक कंपनी है जिसका नाम है मथूट फाइनेंस, और व्हाट दिस कंपनी डज, दिस कंपनी इज इन गोल्ड लेंडिंग। तो हाउ इट वर्क्स, आप अपना सोना इनके पास गिरवी रखते हो और ये बदले में आपको क्या कर देते हैं, पैसा दे देते हैं। लास्ट ईयर हैज़ बीन वेरी फिनोमिनल फॉर दिस कंपनी। क्यों फिनोमिनल रहा, क्योंकि गोल्ड की प्राइजेस ऑलमोस्ट मोर देन 50% बढ़ गए। तो इस कंपनी का फायदा कैसे होता है, मान के चलिए आज सोना 100 रुपए का है, यही सोना आपके पास एक ही सोना है और यही सोना 150 रुपए का हो जाता है, तो क्या ये कंपनी अब सेम सोने पे ज्यादा लोन दे सकती है, आंसर इज यस। तो इस कंपनी की चांदी हो गई थी, सोना लगातार बढ़ता जा रहा था और इस कंपनी का AUM भी लगातार बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से कंपनी की ग्रोथ ऑलमोस्ट 100% हो गई। एक बार देखते हैं, प्रॉफिट 100% से बढ़ गए, देखते हैं।
नाउ इफ आई टॉक अबाउट कंपनीज लाइक मुथूट फाइनेंस, नाउ दिस इज अ ब्यूटी बेटा। ये देखिए कंपनी का प्रॉफिट, या हम फोकस करते हैं ईपीएस पे। ईपीएस था 132 का लास्ट ईयर तक, मतलब 2025 तक। 2026 में ईपीएस हो जाता है 263 का। कैलकुलेट करिए कंपनी का ईपीएस कितने से ग्रो करा। कंपनी का ईपीएस ग्रो करा है 99% से। अब बताइए कि आपको लगता है अगले साल, ये देखिए प्रॉफिट, कंपनी का प्रॉफिट था 38,000, 40,000, 36,000, 44,000, 53,000। नेक्स्ट ईयर कंपनी का प्रॉफिट आता है 1 लाख। 1 लाख। अब आपको लगता है कि अगले साल का प्रॉफिट 2 लाख होगा? आंसर इज नो। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हिस्टोरिकली कंपनी के प्रॉफिट किस रेट से ग्रो करते थे ना। इस साल 100% है, इस साल 100% है, लेकिन जनरली ग्रोथ रेट क्या रहती थी? जनरली ग्रोथ रेट 10 से 12 रहती थी। अब हम क्या करेंगे, हिस्टोरिकल रेट एंड कन्वर्जेंस। हिस्टोरिकल रेट एंड कन्वर्जेंस का मतलब है जो इसका रेट है, जिसका हिस्टोरिकल एवरेज है 12% पे, आगे जाके ग्रोथ कितने पे आने वाली है? आगे जाके ग्रोथ वापस से 12% पे आ जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंस टू हिस्टोरिकल लेवल। लास्ट ईयर का रेट 100 है, अगले साल का रेट 100 नहीं आना, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अब एनालिस्ट क्या यूज करते हैं? हिस्टोरिकल रेट कन्वर्जेंस, मतलब जो हिस्टोरिकली रेट होते थे पहले के, अब धीरे धीरे ग्रोथ उसको क्या कर जाएगी? उसको कन्वर्ज कर जाएगी। मैं बात को प्रूव करना चाहता हूं। देख के बताइए कंपनी की ग्रोथ कितनी है, कंपनी का प्रॉफिट कितना है? 1 लाख का। अब देखते हैं एनालिस्ट कितना एस्टिमेट कर रहे हैं कि 2027 का प्रॉफिट कितना होगा। अब देखिए 2027 का प्रॉफिट कितना प्रेडिक्ट करा जा रहा है? 280, ये था 252। अगर मैं ग्रोथ को देखूं तो अब ग्रोथ कितने की फोरकास्ट करी जा रही है? अब ग्रोथ सिर्फ 11% की फोरकास्ट करी जा रही है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस मीन्स जो हिस्टोरिकली होती थी बातें, इवेंचुअली उसको क्या कर जाएंगी? कन्वर्ज कर जाएंगी। चलिए बेटा, सो मैं एक बार फटाफट से रिवाइज करना चाहता हूँ। आपको अब करना क्या है? यू हैव टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किन किन चीज़ों को फोरकास्ट करोगे? जिनके क्लियर ड्राइवर हैं, जिनके क्लियर ड्राइवर नहीं है। फिर मैंने कहा दैट इज गोइंग टू बी अ समरी एंड लास्ट वन इज गोइंग टू बी एडॉक। फिर मैंने कहा फोरकास्ट करने के क्या तरीके हैं? हिस्टोरिकल, फिर कहा आपने कहा हिस्टोरिकल बेस रेट एंड कन्वर्जेंस, फिर आपने कहा दैट इज गोइंग टू बी मैनेजमेंट गाइडेंस, और फिर आपने कहा एनालिस्ट डिस्क्रिशनरी। फिर मैंने आपको कहा रेवेन्यू फोरकास्ट करने के 2 तरीके हैं, एक का नाम है बॉटम अप और एक का नाम है टॉप डाउन। फिर आता है COGS को कैसे फोरकास्ट करोगे? COGS जनरली फोरकास्ट करे जाते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। फिर SG&A में अधिकतर कॉस्ट क्या होती है? दैट इज गोइंग टू बी फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट को हम क्या कर देते हैं? एक फिक्स रेट से ग्रो कर लेते हैं, दैट इज इन लाइन विद इन्फ्लेशन। लेकिन जितने भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे होते हैं उनको किसकी तरह मॉडल करे जाते हैं? उनको सेल्स के साथ मॉडल करा जाता है ना। मान के चलते हैं कमीशन देनी है अपनी सेलिंग एजेंट को, तो वो किसके साथ मॉडल करोगे? दैट इज गोइंग टू बी डिपेंड अपॉन योर रेवेन्यू। ठीक है बेटा, अब आपको क्या करना है? ये तो हमने बातें करी विद रिस्पेक्ट टू योर P&L आइटम। P&L में हमने बातें करी रेवेन्यू की, COGS की, हमने बातें करी सेल जनरल एडमिन की। अब आता है आपके बैलेंस शीट के आइटम्स की। बैलेंस शीट के आइटम्स को कैसे फोरकास्ट करा जाता है ना। बैलेंस शीट में मेन आइटम होता है आपका फिक्स एसेट। बैलेंस शीट में एक आइटम आपका होता है दैट इज गोइंग टू बी इन्वेंट्री, एक आइटम होता है दैट इज गोइंग टू बी योर डेटर, एक आइटम होता है दैट इज गोइंग टू बी योर क्रेडिटर, और एक आइटम होता है आपका इक्विटी एंड डेट। अब सवाल उठता है इन आइटम्स को कैसे फोरकास्ट करा जाता है। नाउ टू फोरकास्ट फिक्स एसेट हम क्या करते हैं? कंपनी का देखते हैं कि कंपनी ने डेप्रीसिएशन कितना चार्ज करा है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रीसिएशन? डेप्रीसिएशन का मतलब होता है कि इस साल कंपनी ने कितनी प्लांट एंड मशीनरी को यूज करा। अगर ये वियर टियर हो चुका है प्लांट एंड मशीनरी का, तो आगे जाके आपको प्लांट एंड मशीनरी को वापस से रिप्लेस करना है। तो जितना कंपनी ने डेप्रीसिएशन चार्ज करा है हम उसको ग्रो करते हैं इन्फ्लेशन के साथ, और इस डेप्रीसिएशन को क्या बोल देते हैं? मेंटेनेंस। ना मान के चलते हैं आज आपने 100 रुपये का डेप्रीसिएशन चार्ज करा, इसका मतलब 100 रुपये की मशीनरी कंज्यूम हो गई। अब इन्फ्लेशन है 5%, तो हम अज्यूम करेंगे अगले साल आप 105 रुपये का क्या करोगे? कैपेक्स करोगे, ताकि आप अपने बिजनेस को क्या कर सको? ताकि आप अपने बिजनेस को मेंटेन कर सको। फिर आपको कंपनी से पूछना पड़ता है कि क्या आप कोई नई फैक्ट्री लेने वाले हो, क्या आप अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी को बढ़ाने वाले हो। उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं? हम अपने फिक्स एसेट को प्रोजेक्ट कर लेते हैं। सो फिक्स एसेट के 2 पार्ट है, एक बिजनेस को मेंटेन करने के लिए जितना डेप्रिसिएशन चार्ज करा है उसको इन्फ्लेशन के साथ ग्रो कर देते हैं, एक दूसरा कैपेक्स जो बिजनेस को बढ़ाने के लिए, उसके लिए हम क्या करते हैं? कंपनी से पूछते हैं कि क्या आप कोई नई फैक्ट्री लगाने वाले हो। फिर आपका आता है दैट इज गोइंग टू बी इन्वेंट्री, डेटर, क्रेडिटर।
इन्वेंट्री किसके बेसिस पे फोरकास्ट करी जाती है? इन्वेंट्री इज फोरकास्टेड बेस्ड अपॉन COGS। डेटर किस बेसिस पे फोरकास्ट करा जाता है? दैट इज बेस्ड अपॉन योर सेल्स। और क्रेडिटर किस बेसिस पे फोरकास्ट करे जाते हैं? दैट इज गोइंग टू बी योर परचेसेस। अब मैं एक सिंपल एग्जांपल लेना चाहता हूँ। ये डिटेल्ड में आप कहाँ पे सीखोगे? दैट इज गोइंग टू बी इन लेवल 2, लेकिन मैं एक सिंपल एग्जांपल लेना चाहता हूँ ना। मान के चलते हैं कि कंपनी की लास्ट ईयर सेल्स थी 100 रुपये और कंपनी के डेटर थे 10 रुपये। अब इसका मतलब क्या है? कंपनी ने 100 रुपये का माल बेचा, 90 रुपये आ गए, 10 रुपये आने बाकी हैं। सो मैंने आपसे पूछा व्हाट इज डेटा एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स? व्हाट इज डेटा एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स? तो आपने कहा 10%। इसका मतलब क्या है? 100 रुपये का माल बेचा है, 10% पेमेंट आना बाकी है। अब मान के चलिए कल को 2026 में आपकी सेल हो जाती है 150, तो आपकी सेल कितने से चेंज हुई? योर सेल हैज़ इंक्रीज बाय 50%। अब मैं क्या अज्यूम करूंगा? इस रेशो को कांस्टेंट अज्यूम करूंगा। मैं कहूंगा अभी भी डेटर एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स कितने होंगे? 10%। अभी भी 10% पैसा रोक लेंगे तो मेरे कितने रुपए रुक जाएंगे? मेरे 15 रुपए रुक जाएंगे। देखिए बताइए क्या ये भी 50% से ग्रो कर रहा है? आंसर इज यस। तो हम डेटर को किस बेसिस पे ग्रो करते हैं? डेटर के लिए हम बेस लेते हैं सेल्स का, क्रेडिटर के लिए हम बेस लेते हैं परचेजेस का, और इन्वेंट्री के लिए हम बेसिस लेते हैं COGS का। तो ये आइटम होती क्या है ये हम डिटेल में कहाँ पे पढ़ेंगे? अभी FSA में भी पढ़ने वाले हैं। FSA में ये सारी बातें कहाँ पे आएंगी? डिटेल में आएंगी। फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ एक लाइनर में। डेटर वो लोग हैं जिनको माल उधारी पे बेचा है, क्रेडिटर वो लोग हैं जिनसे माल उधारी पे खरीदा है, और इन्वेंट्री वो माल है जो आपने खरीद लिया है लेकिन अभी तक बिका नहीं है। तो इन्वेंट्री को किसके बेसिस पे फोकस करते हैं? दैट इज गोइंग टू बी ऑन द बेसिस ऑफ COGS, दैट इज गोइंग टू बी ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन। फिर बच्चे ने कहा डेटर इक्विटी को कैसे फोरकास्ट करा जाता है? फॉर डेटर इक्विटी हम क्या करते हैं? हिस्टोरिकल ट्रेंड देखते हैं कि कंपनी की डेट इक्विटी जनरली कितनी रही है। ना फॉर दैट मैटर आज भी 80 कंपनीज सारी की सारी क्या हैं? डेट फ्री हैं। तो डेट इक्विटी को फोरकास्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? हिस्टोरिकल ट्रेंड देखते हैं, प्लस मैनेजमेंट से भी पूछते हैं क्या आगे आपका कोई इक्विटी या डेट रेज करने का प्लान है, तो वो भी हम क्या करते हैं? मैनेजमेंट से पूछ लेते हैं। अब इन सभी बेसिस पे हम क्या कर देते हैं? फिर उठा के हम अपनी वैल्यूएशंस को कंक्लूड कर देते हैं। जब भी आप अपनी वैल्यूएशंस को करोगे आपको एक काम और करना होता है, दैट इज गोइंग टू परफॉर्म सेंसिटिविटी और सिनेरियो एनालिसिस। तो बच्चे ने कहा सेंसिटिविटी और सिनेरियो का मतलब क्या है? सेंसिटिविटी और सिनेरियो का मतलब है जो भी आंसर आप दोगे उसके बाद आप अपनी अजम्पशंस को चेंज भी करोगे। ना फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं आपने अजम्पशन मानी इन्फ्लेशन होगी 5%। मान के चलते हैं आपने अज्यूम करा कि आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा 15%। अब आप क्या करते हो? रेंज ऑफ एस्टिमेट्स बनाते हो। आप ये भी सोच सकते हो कि इन्फ्लेशन अगर 7 हो जाए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर 17 हो जाए, या कॉस्ट ऑफ इक्विटी 14 हो जाए, या इन्फ्लेशन 4 हो जाए, तो हम क्या करते हैं? रेंज ऑफ एस्टिमेट्स के बेसिस पे क्या करते हैं? अपनी वैल्यूएशन को भी कंक्लूड करते हैं। तो हम एक प्रिसाइज आंसर नहीं देते, हम वापस क्या करते हैं? हम एक सेंसिटिविटी और सिनेरियो एनालिसिस करते हैं। जो भी नंबर हमने लिए हैं वो प्रिसाइज नंबर थोड़ी हैं, तो हम क्या करते हैं? उन नंबर्स की भी एक रेंज ऑफ एस्टिमेट्स बनाने की कोशिश कर देते हैं। नाउ किसी बच्चे ने लिया इन्फ्लेशन 5%, क्या आप कॉन्फिडेंट हो असली में इन्फ्लेशन 5 ही होगी? 7 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। तो आपको क्या करना है? एक रेंज ऑफ एस्टिमेट्स बनाना है। उसको क्या बोलते हैं? सेंसिटिविटी एंड सिनेरियो। चलिए बेटा, इसी के साथ ये चैप्टर क्या होता है? ओवर होता है। मेरे पास 5 छोटे छोटे एलओएस हैं। एक बार मैं फटाफट रिवाइज कराऊंगा और उसके बाद मैं क्या करूंगा? अपने पूरे क्यूबी को सॉल्व करा दूंगा। चलिए पहला पॉइंट, इस चैप्टर में क्या सीख रहे हैं? टू प्रिपेयर फोरकास्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये हम सीख रहे हैं। फिर कुछ आइटम्स होंगे जिनके क्लियर ड्राइवर्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू, COGS, सेल्स जर्नल, एडमिन। फिर मैंने कहा कुछ आइटम्स होंगे जिनके क्लियर ड्राइवर्स नहीं होंगे, फॉर एग्जाम्पल योर कमीशन इनकम, काउंसलिंग इनकम। थर्ड, देयर गोइंग टू बी समरी का मतलब होता है रिजल्टेंट, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, या फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी, फ्री कैश फ्लो टू फर्म, ये क्या है? रिजल्टेंट है, इनको बोलते हैं समरी। फिर होते हैं एडॉक मतलब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट नहीं है, लेकिन आप क्या करना चाहते हो? यूजर को इसके बारे में डिटेल देना चाहते हो। फिर मैंने कहा फोरकास्ट करने के तरीके क्या है? हिस्टोरिकल बेस एंड कन्वर्जेंस, दैट इज थर्ड इज गोइंग टू बी एनालिस्ट डिस्क्रिशन, एंड फोर्थ हम क्या पूछ लेते हो? मैनेजमेंट से पूछ लेते हो। फिर मैंने कहा रेवेन्यू को फोरकास्ट करने का तरीका क्या है? एक का नाम था बॉटम अप, एक का नाम था टॉप डाउन। फिर मैंने आपको बातें करी कि बैलेंस शीट के आइटम्स को कैसे फोरकास्ट करा जाता है। बैलेंस शीट में पहला आइटम आता है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट को फोरकास्ट कैसे करोगे?
जो डेप्रिसिएशन है उसको ग्रो कर दोगे इन्फ्लेशन के साथ। ये जो आंसर आता है इसको बोलते हैं मेंटेनेंस कैपेक्स। फिर मैंने कहा कंपनी गोइंग फॉरवर्ड ग्रोथ कैपेक्स कितना करने वाली है वो क्या करोगे आप मैनेजमेंट से पूछने वाले हो। फिर मैंने कहा क्रेडिटर के लिए क्या ले लेते हो, परचेज की फिगर लोगे, डेटर के लिए क्या ले लोगे, सेल्स की फिगर ले लोगे, और इन्वेंट्री के लिए क्या करोगे, सीओजेस की फिगर ले लोगे। डेट इक्विटी किस रेशो से बढ़ाओगे, कंपनी का हिस्टोरिकल लिवरेज रेशो देखोगे, प्लस एक बार मैनेजमेंट से भी पूछोगे क्या आप डेट लेने का प्लान कर रहे हो, और एंड में आप क्या कर देते हो, आप सेंसिटिविटी एनालिसिस कर देते हो। आप सेंसिटिविटी एनालिसिस करते हो, दैट मीन्स आप क्या करते हो, एक रेंज ऑफ एस्टिमेट्स बना के अपनी वैल्यूएशन को कंक्लूड कर देते हो। ठीक है, तो बेटा बहुत ही सिंपल चैप्टर था। अब मैं क्या करूंगा, जितने क्वेश्चंस हैं आपके उन सभी क्वेश्चंस को क्या कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे साथ साथ क्वेश्चन बैंक को भी एक बार बेटा फटाफट से सॉल्व कर देते हैं। अब अगर मैं अपने क्वेश्चंस पे हूं, विच अप्रोच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर अ एनालिस्ट टू यूज टू फोरकास्ट रेवेन्यू फॉर अ हाईली सिक्लिकल कंपनी। फॉर अ हाईली सिक्लिकल कंपनी, मैंने क्या कहा था, जो हाईली सिक्लिकल कंपनीज होती हैं उनके लिए हम खुद रिसर्च करेंगे और रिसर्च के बेसिस पे क्या करेंगे, सोचेंगे कि कंपनी का रेवेन्यू क्या होगा। एनालिस्ट खुद रिसर्च करेगा। सिक्लिकल कंपनीज हैं, सिक्लिकल का मतलब जिनके रेवेन्यू काफ़ी वॉलेटाइल है, टाटा स्टील। तो इसका आंसर है एनालिस्ट डिस्क्रिशनरी फोरकास्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ समरी। तो रेवेन्यू क्या होता है बेटा, रेवेन्यू तो ड्राइवर होता है। फ्री कैश फ्लो, क्या ये समरी का पार्ट है, आंसर इज यस। कंटीजेंट लाइबिलिटी किसका पार्ट होता है बेटा, ये एडॉक आइटम पार्ट होता है। कंटीजेंट लाइबिलिटी का मतलब होता है ये कंपनी के ऊपर अभी लाइबिलिटी नहीं है, हो सकता है कि कल कंपनी को ये पैसा पे करना पड़े। तो कंटीजेंट लाइबिलिटी किसका पार्ट होता है, ये एडॉक का पार्ट होता है। फिर अब ये न्यूमेरिकल है बेटा, ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्या करना है, आपको एक सिनेरियो एनालिसिस परफॉर्म करनी है। कंपनी का सिलेक्टेड डेटा ये है, कंपनी का एवरेज सेलिंग प्राइस है 10, क्वांटिटी सोल्ड है 4.5, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है 60%। अब नेक्स्ट पीरियड के लिए हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, इनपुट कॉस्ट टू इंक्रीज बाय 15%, सेलिंग प्राइस टू डिक्रीज बाय 12%, एंड जिसकी वजह से 10% क्या हो जाएगा, क्वांटिटी सोल्ड कम हो जाएगा। आपको ये बताइए कितना परसेंट से ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा आने वाले सालों में। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, कुछ आर्बिट्री नंबर्स के साथ हम इसको कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। सो सॉल्यूशन 3, बताइए मेरा करंट ईयर व्हाट इज माय ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितने का है, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 60% का है। तो मैं क्या ये अज्यूम कर सकता हूं, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है पर यूनिट 60 रुपये, मेरा वेरिएबल या मेरी COGS है दैट इज गोइंग टू बी 40 रुपी पर यूनिट, और मेरा सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितने रुपए है, दैट इज गोइंग टू बी 100 रुपी। ये बड़ा सिंपल सवाल है। मेरे मार्जिन कितने हो गए, मेरे मार्जिन 60% हो गए। मैं इस डेटा को, बाकी सारे डेटा को अवॉइड करना चाहता हूँ। मैंने आर्बिट्री नंबर ले लिया 60, ये मेरा मार्जिन है। तो मेरी सेल कितने की हुई होगी, 100 रुपये की, 40 रुपये मेरी क्या है, लागत है। अब क्वेश्चन कहता है इनपुट कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 15%। इनपुट कॉस्ट कितने से बढ़ जाएगा, 15% से बढ़ जाएगा। नाउ नेक्स्ट ईयर what will be my new input cost? My new input cost will be 40 multiplied by 1.15. ठीक है, next the analyst expect to increase the selling price by 12%. अब अपने सेलिंग प्राइस को कितने से बढ़ाना चाहते हो, 12% से। तो अभी आप माल बेचते थे 100 रुपये का, अब आप अपने कितने रुपए का बेचोगे, 1.12 का। बताइए आपका न्यू मार्जिन कितना है। इस डेटा को इग्नोर कर दीजिए, इस डेटा का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। आपको अपने नए मार्जिन को कैलकुलेट करना है। तो मेरा नया मार्जिन कितने का होगा, मैं माल को कितने का बेचूंगा, 112 का। मेरी लागत कितने रुपए की है, मेरी लागत है 46 रुपीज़ की, और मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा 60 का। आपको ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकालना है, ये है 60%, ये है 58.9%। तो बताइए आपका मार्जिन कितने से कम हो गया, तो आपका मार्जिन कितने से कम हो गया, दैट इज गोइंग टू बी 1%। ठीक है बेटा, तो मेरा आंसर क्या है, माय आंसर इज ए। एक बार देखते हैं, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बी, सेकंड का आंसर है बी, और थर्ड का आंसर क्या है, थर्ड का आंसर है ए। चलिए बेटा बाकी सवाल भी कर लेते हैं। और नाउ फोरकास्ट ऑब्जेक्टिव्स शुड बी, अब आपको बताना है इनमें से कौन सी लाइन करेक्ट है। फोरकास्ट ऑब्जेक्टिव शुड बी बेस्ड अपॉन इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी रिपोर्ट। आप किसी थर्ड पार्टी रिपोर्ट के बेसिस पे बना लीजिए, किसी थर्ड पार्टी की रिपोर्ट को रेफर कर लीजिए।
ये एक तरीका हो सकता है, बट शुड बी बेस्ड अपॉन इट, मे नॉट बी। आप अपनी भी रिसर्च कर सकते हो, तो ये करेक्ट भी हो सकता है, नहीं भी करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट, इट शुड बी बेस्ड अपॉन इंडिविजुअल डिस्क्रीट आइटम नॉट एग्रीगेशन। इन टोटलिटी बात नहीं करेंगे, इंडिविजुअल लाइन आइटम वाइज बात करेंगे। क्या ये बात करेक्ट है, इनकरेक्ट है? अब इसको समझते हैं। अब मान के चलते हैं मेरे 2 प्रोडक्ट हैं, मैं CFA भी पढ़ाता हूँ और फाइनेंशियल मॉडलिंग भी पढ़ाता हूँ। तो आपने मेरा CFA अलग से फोरकास्ट करा, फाइनेंशियल मॉडलिंग अलग से फोरकास्ट करा। क्या आप एग्रीगेट में कर रहे हो या इंडिविजुअल आइटम फोरकास्ट कर रहे हो? तो बच्चे ने कहा मैं तो इंडिविजुअली फोरकास्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपने मेरा सेल्स फोरकास्ट करा 100 रुपये इन दोनों का मिला के। फिर आपने COGS करा, COGS में इसका अलग कर दिया, इसका अलग कर दिया, मान के चलते 40 रुपये आ गए। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 60 रुपीज़। अब आपको मेरे टोटल इंस्टीट्यूट के फिक्स खर्चों को फोरकास्ट करना है। मान के चलिए मेरा एडमिन स्टाफ है, मेरा रिसेप्शन पे एक बंदा है, मेरा एक ऑफिस बॉय है, ये तो पूरे कंपनी के लेवल पे हैं। अब क्या ये एग्रीगेशन में फोरकास्ट करे जा सकते हैं? सेल्स का 10%, सेल्स का 20%, यस। तो क्या ये एग्रीगेशन पे हो रहा है? यस। तो ये कह रहा है हर आइटम इंडिविजुअल बेसिस पे होता है, एग्रीगेशन पे नहीं होता। कुछ आइटम्स इंडिविजुअल लेवल पे होते हैं और कुछ आइटम्स एग्रीगेशन लेवल पे हो जाते हैं। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब कौन सा इनमें से करेक्ट है? जिन चीज़ों को आप फोरकास्ट कर रहे हो शुड बी डिस्क्लोज रेगुलरली। क्या ये बात करेक्ट है? आंसर इज यस। सो फिर से पढ़ते हैं। फोरकास्ट ऑब्जेक्टिव शुड बी बेस्ड अपॉन इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी रिपोर्ट। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमें थर्ड पार्टी रिपोर्ट लेनी चाहिए। हम हिस्टोरिकल डेटा को देख सकते हैं, हम अपने एनालिस्ट अपनी डिस्क्रिप्शन को यूज़ कर सकते हैं। फिर वो कहता है आइटम शुड बी बेस्ड अपॉन इंडिविजुअल आइटम्स नॉट इन एग्रीगेशन। कुछ आइटम्स इंडिविजुअल लेवल पे होते हैं और कुछ एग्रीगेशन पे होते हैं। अब बताइए फोरकास्ट ऑब्जेक्टिव शुड बी डिस्क्लोज रेगुलरली। क्या ये बात करेक्ट है? आंसर इज यस। फिर आता है इनमें से किस चीज़ के लिए मैनेजमेंट गाइडेंस को लोगे? इनमें से किस चीज़ के लिए मैनेजमेंट गाइडेंस को लोगे? अगर कंपनी बहुत ही ज़्यादा सिक्लिकल है तो यहाँ पे मैंने कहा था हम अपने डिस्क्रिप्शन को यूज़ करेंगे। फिर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी सोल्ड बाय कंपनी, इसके लिए हम खुद रिसर्च कर सकते हैं। तो आप बताइए किस चीज़ के लिए आप कंपनी से पूछोगे, कंपनी की मैनेजमेंट से पूछोगे, कंपनी की मैनेजमेंट से पूछेंगे कि भैया आगे चल के तुम कैपेक्स कितना करने वाले हो। तो किस चीज़ के लिए आपको मैनेजमेंट की हेल्प चाहिए? दैट इज गोइंग टू बी कैपेक्स। सेकंड का आंसर क्या है? सेकंड का आंसर है ए। सो बिफोर आई प्रोसीड, फर्स्ट का आंसर क्या है? सी। सेकंड का आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टॉप डाउन अप्रोच? टॉप डाउन का मतलब है आप इकोनॉमी के बातें करोगे। आपके पास कितने प्लेन हैं, आपके पास एवरेज टिकट प्राइस क्या है, ये आपकी बात कर रहा है। देन आपका कितना मार्केट शेयर है, ये क्या है? दैट इज गोइंग टू बी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर। फिर क्वेश्चन नंबर 4, एक एनालिस्ट ने कंपनी की सेल्स को फोरकास्ट करा और उसका जो भी नंबर आया दैट इज विद इन द रेंज ऑफ मैनेजमेंट गाइडेंस। तो मान के चलिए मैनेजमेंट ने कहा था 4 से 6% की ग्रोथ होगी, तो एनालिस्ट का भी नंबर इसी के आसपास आ रहा है, बट द नंबर इज टुवर्ड्स द अपर एंड नॉट क्लोज टू द मिड पॉइंट। तो मैं रिपीट करना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल एसेंचर ने कहा हमारी ग्रोथ होगी 4 से 6 और एनालिस्ट ने भी अपनी रिसर्च करी और एनालिस्ट का नंबर कितना आता है? एनालिस्ट का नंबर आता है 6%। ये केस हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली द एक्सप्लेनेशन? एनालिस्ट हैज बीन ओवरली ऑप्टिमिस्टिक। ओवरली का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। क्या एनालिस्ट बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है? आंसर इज नो। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ट्रू एक्सपेक्टेशंस आर टुवर्ड्स द अपर हैंड। मैनेजमेंट को लगता है, हो सकता है कि मैनेजमेंट यहीं पे ही ग्रो करेगी, बट मैनेजमेंट हैज क्रिएटेड अ रेंज ऑफ पेसिमिस्टिक लोअर रेंज दैट इज मोर इजली क्लियर्ड। अब इसका मतलब क्या है? मैनेजमेंट को भी लगता है 6% की ग्रोथ होगी, लेकिन कल को कुछ नेगेटिव हो सकता है मार्केट में, इसलिए उसने एक लोअर रेंज बना दी हो। तो क्या ये सही आंसर हो सकता है? आंसर इज यस। तो मैनेजमेंट क्या कहा? ग्रोथ होगी 4 से 6, एनालिस्ट का नंबर भी आया 6। तो क्या एनालिस्ट ओवरली ऑप्टिमिस्टिक है? ओवरली ऑप्टिमिस्टिक होता तो एनालिस्ट का नंबर 6 से बड़ा आता, तो ये तो गलत है। अब ये हो सकता है कि मैनेजमेंट को भी लगता हो कि हम 6 ही ग्रो करेंगे, लेकिन कल को बिजनेस है, कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए उन्होंने रेंज क्या बना दी? कुछ नेगेटिव हो सकता है, उसकी बेसिस पर उन्होंने रेंज बनाई 4 से 6। तो क्या ये रीजन हो सकता है? आंसर इज यस। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5। एक क्लोथिंग कंपनी है जो पहले डिजाइनर प्रोडक्ट बनाती थी, डिजाइनर मतलब काफ़ी महंगे बनाती थी, एंड नाउ इट वांट टू एंटर इनटू मास मार्केट। अब वो कह रही है कि नहीं, मैं डिजाइनर प्रोडक्ट नहीं बनाऊंगी, मैं ऐसा प्रोडक्ट बनाऊंगी जो ज़्यादातर लोग उसको यूज़ कर पाएँ।
विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज लीस्ट अप्रोप्रिएट, कौन सी अप्रोच सबसे गलत हो जाएगी। पहले आप बहुत चुनिंदा चीज़ें बेचते थे और बहुत महंगे रेट पे बेचते थे, अब आप वॉल्यूम पे खेलना चाहते हो तो कौन सी अप्रोच को यूज़ नहीं करोगे। तो बच्चे ने कहा मैं हिस्टोरिकल डेटा को क्या नहीं करूँगा, मैं हिस्टोरिकल डेटा को यूज़ नहीं करूँगा। क्वेश्चन नंबर 6, एन एनालिसिस फोरकास्टिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ द कंपनी विद रिलेटिवली हाई फिक्स कॉस्ट sensitive to economic condition, commodity inputs with volatile pricing. The company does not follow a hedging strategy for commodity purchase, but try to purchase when the prices are low. Which of the following to be appropriate? चलिए, इसमें दो बातें हैं। एक बात कर रहे हैं आपकी फिक्स कॉस्ट की, एक बात कर रहे हैं आपकी फिक्स कॉस्ट की, और एक आपकी बात कर रहे हैं इनपुट्स की, कॉमोडिटी इनपुट जिनकी कीमतें बहुत वॉलेटाइल हैं। अब आप बताइए कि आप किसको यूज़ करोगे। जो चीज़ें बहुत वॉलेटाइल हैं उनके लिए तो हम अपना डिस्क्रिशन यूज़ करेंगे, जिनके लिए बहुत वॉलेटाइल है उनके लिए हम क्या करेंगे, हम अपना डिस्क्रिशन यूज़ कर लेंगे, और जो कीमतें ऑलमोस्ट फिक्स्ड हैं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट से भी पूछ सकते हैं या ग्रो विद लाइन ऑफ इन्फ्लेशन भी कर सकते हैं। अब देखते हैं, एनालिस्ट डिस्क्रिशन टू फोरकास्ट ऑल कॉस्ट इनकरेक्ट है। जो चीज़ फिक्स्ड है उसके लिए एनालिस्ट को अपनी डिस्क्रिशन यूज़ करने की क्या ज़रूरत है। मैनेजमेंट गाइडेंस टू फोरकास्ट ऑल आइटम, ना कमोडिटी के प्राइसेस क्या हैं, काफ़ी वॉलेटाइल हैं। फिर बच्चे ने कहा मैनेजमेंट की गाइडेंस को यूज़ करेंगे टू फोरकास्ट फिक्स कॉस्ट, और एनालिस्ट के डिस्क्रिशन को यूज़ करेंगे टू फोरकास्ट वेरिएबल कॉस्ट। डिस्क्रिशन का मतलब है एनालिस्ट क्या करेगा, अब अपनी रिसर्च करेगा और अपने रिसर्च के बेसिस पे क्या करेगा, नंबर को फोरकास्ट करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। जो फिक्स कॉस्ट है उसके लिए तो हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट से पूछ लेंगे, और हम ग्रो भी कर सकते थे इन लाइन विद इन्फ्लेशन। जो कॉमोडिटी है जो वॉलेटाइल है उसके लिए क्या करेंगे, अपनी रिसर्च करेंगे और अपने डिस्क्रिशन को यूज करेंगे। सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, आंसर शुड बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक कंपनी है जिसका कैपिटल एक्सपेंडिचर डू नॉट फॉलो अ पैटर्न। कभी कंपनी का एक्सपेंडिचर बहुत कम हो जाता है और कभी कंपनी का एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। कंपनी ने किसी तरीके की कोई गाइडेंस प्रोवाइड नहीं कर रखी है। अब बताइए कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैसे फोरकास्ट करोगे। सो कंपनी करती क्या है, कंपनी ऐसा पीरियड आता है जब बहुत कम कैपेक्स कर रही है, ऐसा पीरियड आता है जब बहुत ज़्यादा कैपेक्स कर देती है और मैनेजमेंट गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करती। अब बताइए कि आप क्या करोगे। ना मान के चलते हैं कि मेरी क्लास में 100 बच्चों की सिटिंग कैपेसिटी है और मेरी क्लास में पिछले साल तक 90 बच्चे थे, लेकिन इस बार मेरी क्लास में 120 बच्चे हैं। तो क्या मैं नया क्लासरूम ढूंढूंगा? आंसर इज यस। मेरी जितनी कैपेसिटी थी मैंने उसको क्रॉस कर लिया है, अब मुझे नई जगह चाहिए। अब मैंने नई जगह ली 120 की, 120 से ज़्यादा, 120 से कम। तो बच्चे ने कहा सर अगले साल भी तो बच्चे बढ़ सकते हैं, तो आप थोड़ा दिमाग लगाना, आप 150 की कैपेसिटी ले लेना। मैंने 150 की सीट ली। अगली बार मेरी क्लास में बच्चे हो गए 140, तो क्या मुझे कैपेक्स की रिक्वायरमेंट है? आंसर इज नो। फिर मेरी क्लास में बच्चे हो गए 170, क्या मुझे वापस से कैपेक्स की ज़रूरत पड़ गई? यस। तो मैं कैपेक्स करता कब हूँ? जब मेरी कैपेसिटी अचीव हो जाती है मैं क्या कर देता हूँ, उठा के कैपेक्स कर देता हूँ। तब आप फोरकास्ट करने के लिए क्या करोगे, आप मैनेजमेंट से पूछोगे कि आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, आप कितनी माल बना सकते हो, और जैसे ही प्रोडक्शन कैपेसिटी क्लोज टू 95 आएगी या क्लोज टू 100% आएगी, अब आप क्या कर लोगे, कैपेक्स को फोरकास्ट कर लोगे। तो देखते हैं, फिर से यूज कर पढ़ते हैं। द कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर डू नॉट फॉलो अ पैटर्न। कंपनी ऐसा पीरियड भी आता है बहुत कम कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है, ऐसा पीरियड भी आता है बहुत ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है, कंपनी कोई गाइडेंस नहीं देती। अब बताइए कैसे फोरकास्ट करोगे। तो बच्चे ने कहा मैं क्या करूँगा, कंपनी की यूसेज को देखते हुए क्या करूँगा, कैपेसिटी को फोरकास्ट कर दूंगा। एक कह रहा है इंडस्ट्री का एवरेज लूंगा ना, एक कहता है कंपनी का एवरेज लूंगा। ये भी गलत है। क्यों कंपनी का एवरेज गलत है? ऐसा पीरियड भी है जब बहुत कम कैपेक्स है, ऐसा पीरियड भी है जब बहुत ज़्यादा कैपेक्स है, तो हम कभी भी एवरेज इन केसेस में नहीं लेते हैं। चलिए फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट फोरकास्टिंग सेलिंग जर्नल एडमिन इज मोस्ट एक्यूरेट? दीज आर मोस्टली वेरिएबल कॉस्ट। गलत है, दीज आर मोस्टली फिक्स कॉस्ट। फिर वो कहता है ओवरऑल SG&A हैव मोर डायरेक्ट रिलेशनशिप विद रेवेन्यू। इनका रिलेशनशिप ज्यादा होता है देन COGS ना। COGS को कहा जाता है डायरेक्ट कॉस्ट, इनको तो कहा जाता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। फिर आया है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे को कैसे मॉडल करोगे एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। क्या ये बात करेक्ट है? आंसर इज यस।
फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9, सिनेरियो एनालिसिस का मतलब क्या है। सिनेरियो का मतलब होता है सेंसिटिविटी परफॉर्म करना, एक रेंज ऑफ वैल्यूज प्रोवाइड करना अपने एस्टिमेट्स को। चलिए, वो बोल रहा है प्रोवाइड अ पॉइंट एस्टिमेट। पॉइंट एस्टिमेट का मतलब होता है सिंगल वैल्यू। सिनेरियो एनालिसिस प्रोवाइड अ पॉइंट एस्टिमेट फोरकास्ट। क्या ये बात करेक्ट है, इनकरेक्ट है? ये बात इनकरेक्ट है। फिर कहता है फोरकास्ट सिनेरियोज कैन बी कंपेयर टू फोरकास्ट इम्प्लाइड बाय करंट वैल्यूएशन। तो क्या ये आंसर करेक्ट है? आंसर इज यस। तो बच्चे ने कहा ये लाइन कहना क्या चाहती है। नाउ आज क्या हम ये फोरकास्ट कर सकते हैं कि मार्केट क्या एज्यूम कर रही है, व्हाट विल बी द ग्रोथ ऑफ HDFC बैंक? आंसर इज यस। हम ये निकाल सकते हैं कि व्हाट मार्केट इज एंटीसिपेटिंग, व्हाट करंट प्राइस इज एंटीसिपेटिंग, और जो करंट प्राइस एस्टिमेट कर रहा है हम इसको अपने सिनेरियो के साथ भी क्या कंपेयर कर सकते हैं? यस। तो ये कैसे करते हैं मैं भी दिखाऊंगा। एक बार फिर से पढ़ते हैं। सिनेरियो एनालिसिस प्रोवाइड अ पॉइंट एस्टिमेट। पॉइंट एस्टिमेट का मतलब होता है सिंगल वैल्यू। क्या ये बात करेक्ट है? इनकरेक्ट है। रेंज ऑफ वैल्यूज थी। नेक्स्ट, फोरकास्ट सिनेरियो कैन बी कंपेयर टू फोरकास्ट इम्प्लाइड बाय करंट वैल्यूएशन। जो हमने सिनेरियो बनाए हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि मार्केट क्या सिनेरियो सोच रही है और उन दोनों को आपस में कंपेयर करना चाहते हैं। क्या ये हो सकता है? यस। एक बार फिर पढ़ते हैं। थर्ड, जेनरिक रिस्क फैक्टर इन सिनेरियो एनालिसिस आर अज्यूम्ड टू बी इफेक्ट ऑल कंपनीज इन सेम वे। हर कंपनी का इंपैक्ट इनका सेम होगा ना, हर कंपनी के ऊपर इंपैक्ट क्या हो सकते हैं? अलग अलग हो सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बी। अब मैं आपको प्रूव करना चाहता हूं कि बी कैसे करेक्ट आंसर है ना। मान के चलते हैं एक बच्चे ने HDFC की वैल्यूएशन करते वक्त ये अज्यूम करा प्रॉफिट विल ग्रो बाय 10%। बच्चे ने ये एस्टिमेट करा। देन बच्चे ने सेंसिटिविटी परफॉर्म करी, तो सेंसिटिविटी के बेसिस पे रेंज आई प्रॉफिट मार्जिन 9 to 12% कि इतने की प्रॉफिट की ग्रोथ आएगी। अब बच्चा ये देखना चाहता है कि जो मैंने नंबर एस्टिमेट करे हैं और जो मार्केट एस्टिमेट कर रही है क्या वो इनलाइन है या अलग अलग है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा। अब हम जाएंगे, लेट मी डू विद द हेल्प ऑफ कैपिटल IQ। अच्छा, ये न्यूमेरिकल जरूरी नहीं है बेटा, लेकिन समझाना चाहता हूँ कि हम करते क्या हैं। ठीक है, हम जो भी वैल्यूएशन लेके आते हैं उसे करंट मार्केट से कंपेयर भी करते हैं। नाउ अच्छा, मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, फिर इस पे आता हूँ। मान के चलते हैं आप HDFC का वैल्यूएशन कर रहे हो। HDFC का वैल्यूएशन आपके अकॉर्डिंग आ जाता है 1200 रुपये। आपके अकॉर्डिंग आ जाता है 1200 रुपये। यह मान के चलते हैं आपके अकॉर्डिंग आ जाता है 1700 रुपये। ठीक है, मार्केट में चल कितने रुपए का रहा है? 830। और जितने भी एनालिस्ट हैं उन्होंने टारगेट कितने का दे रखा है? 890 से लेके 1360 तक का। तो आपकी जो वैल्यूएशन है वो सही है या गलत है? नाउ हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपने जो वैल्यूएशन करी है वो क्या कर रखी है, आपने जो वैल्यूएशन कर रखी है वो गलत कर रखी है। तो हमने जो नंबर निकाला है हम एक बार मार्केट से भी क्या करते हैं, मार्केट के नंबर से भी कंपेयर करते हैं। अब देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। अब एक मल्टीपल होता है, इस मल्टीपल को बोलते हैं प्राइस टू अर्निंग। ये देखिए बेटा क्या लिखा है, प्राइस डिवाइडेड बाय लास्ट 12 मंथ EPS। तो HDFC अभी कितने पे चल रहा है बेटा? आज 6 जुलाई का रेट है, तो ये कितने पे बंद हुआ? 16.84। फिर लिखा हुआ है NTM का मतलब होता है नेक्स्ट 12 मंथ। तो नेक्स्ट 12 मंथ पे ये मल्टीपल कितने का है? 15.20। क्या इन दोनों नंबर की मदद से मैं ग्रोथ को निकाल सकता हूं? यस। तो एक बार देखते हैं। एक नंबर है प्राइस डिवाइड बाय लास्ट ईयर अर्निंग इज इक्वल टू 1684। ठीक है, एक नंबर है प्राइस डिवाइड बाय नेक्स्ट ईयर अर्निंग इज इक्वल टू 15.20। ठीक है, अब हमें प्राइस तो पता है आज की, तो आज की प्राइस कितनी है बेटा? 829.30। तो यहां पे डालिए 829.30 डिवाइड बाय E0 is equal to 16.84. So what will be my E0? What is my earning of last year? My earning of last year is 49.24. मैं एक बार कंपेयर भी करा देता हूं। क्या HDFC बैंक का EPS
49.24 या 49.28 के आसपास था। यस, तो ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है। नाउ आपके पास अभी भी प्राइस है 829.30 इक्वल टू 15.20 डिवाइड बाय E1। मैं वापस से अपना E1 अगर निकालूं तो मेरा E1 आता है 54.55। तो मार्केट एज्यूम करे लास्ट ईयर का प्रॉफिट इतना था, नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट इतना होगा, तो बता दीजिए मार्केट कितनी ग्रोथ एज्यूम कर रही है। तो मार्केट एज्यूम कर रही है ग्रोथ ऑफ 10.8%। 10.8। अब आपने ग्रोथ ले रखी है 15%, तो क्या आपने ग्रोथ गलत ले रखी है? आंसर इज यस। तो फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। फोरकास्ट सिनेरियो का मतलब क्या है, ताकि हम कंपेयर कर सकें फोरकास्ट जो कि मार्केट ने क्या कर रखे हैं, जो कि मार्केट ने इम्प्लाइड कर रखे हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ दी हाईली सिक्लिकल कंपनीज के लिए क्या अप्रोच फोरकास्ट करोगे, दैट इज गोइंग टू बी एनालिस्ट डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सा टॉप डाउन है? टॉप डाउन का मतलब है कि आप कंपनी रिलेटेड बातें, इकोनॉमी रिलेटेड बातें कर रहे हो, मेरा मार्केट शेयर कितना बढ़ने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12, डेप्रिसिएशन के लिए क्या चीज़ बेस्ट है? डेप्रिसिएशन किसके लिए यूज होता था? डेप्रिसिएशन वाज ओनली यूज फॉर मेंटेनेंस कैपेक्स। ग्रोथ कैपेक्स के लिए मैंने क्या कहा था? ग्रोथ कैपेक्स के लिए मैंने कहा था हम किससे बात करते हैं, हम मैनेजमेंट से बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या कोई आप आगे जाके कैपेक्स करने वाले हो या आगे कैपेक्स नहीं करने वाले। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 13, आपको क्या करना है? क्वेश्चन कहता है कि कंपनी के अभी के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है 40%, आगे चल के क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को फोरकास्ट करना है। तो बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 13, हम क्या करेंगे, हम लेंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल COGS पर यूनिट, और हम ले लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट, और यहाँ पे लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। क्वेश्चन कहता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है 40%, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरे ग्रॉस प्रॉफिट है 40 रुपए के, कॉस्ट है 60 रुपए की, और सेलिंग प्राइस है 100 रुपए का। अब जो जो बातें वो बोलेगा यहाँ पे आपको डालते चले जाना है। क्वेश्चन कहता है आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाएगी 15% से, तो अगर 60 रुपए है तो अगली बार का खर्चा होगा 0.85। सो व्हाट विल बी माय एक्सपेंस? माय एक्सपेंस वुड बी 51। फिर क्वेश्चन कहता है आप अपने सेलिंग प्राइस को कितने रुपए से कम कर दोगे? 5% से। तो अगर आप पहले 100 का बेचते थे, अब आप बेचोगे 95 रुपये का। व्हाट विल बी योर ग्रॉस प्रॉफिट? योर ग्रॉस प्रॉफिट वुड बी 44। व्हाट विल बी योर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन? योर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन वुड बी 46.315। तो आपके नए मार्जिन कितने के हो जाएंगे? 46%। आपके मार्जिन बढ़ क्यों रहे हैं? आपके मार्जिन इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि आपकी लागत कम हो रही है 15% से, लेकिन आपने अपना सेलिंग प्राइस कम करा सिर्फ 5% से, जिसकी वजह से मार्जिन क्या हो गए? 40 से 46 हो गए। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी योर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन? योर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन वुड बी 46। फिर एक कंसर्न आता है कि सर आपने इस डेटा को यूज नहीं करा, दैट वॉल्यूम हैज इंक्रीज बाय 8। बेटा जो वॉल्यूम होता है वो मार्जिन को इम्पैक्ट नहीं करता, वो मैग्नीट्यूड को इम्पैक्ट करता है। मतलब अगर पहले मैं एक आइटम बेच रहा था, अब मैं 1.08 आइटम बेचूंगा, तो मेरे टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट को तो इम्पैक्ट करेगा, लेकिन वो किसको इम्पैक्ट नहीं करता? मेरे मार्जिन को इम्पैक्ट नहीं करता। वो मेरे से मार्जिन पे सवाल कर रहा था, तो मार्जिन पे सवाल कर रहा था, तो क्या मैं क्वांटिटीज इग्नोर को भूल के भी कर सकता था? यस। अगर आपको क्वांटिटी को भी कंसीडर करना है तो रिवाइज आंसर क्या आएगा बेटा? मान के चलते हैं आपने एक क्वांटिटी बेची, तो रेवेन्यू था 100, 60, 40, या अभी भी 40 आएगा, और यहां पे अब आपको 108 को कंसीडर करना है। सो व्हाट विल बी न्यू रेवेन्यू? 1.08 मल्टीप्लाई बाय 95, सो योर न्यू रेवेन्यू वुड बी 102.6। व्हाट विल बी योर न्यू कॉस्ट? 51 मल्टीप्लाई बाय 1.08, 55.08। व्हाट विल बी योर ग्रॉस प्रॉफिट? योर ग्रॉस प्रॉफिट वुड बी 47.52। अब इसको वापस से डिवाइड कर दोगे 102.6 के साथ, वापस से आंसर कितना आ जाता है? 46% आ जाता है। तो क्वांटिटी को इग्नोर करके भी आंसर आ सकता है। अगर आप क्वांटिटी को कंसीडर करना चाहते हो तो भी आंसर आपका आ सकता है, लेकिन क्या मार्जिन बिल्कुल सेम रहेंगे? आंसर इज यस। सो व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13? 13 का आंसर क्या है? दैट इज गोइंग टू बी 46.3%।
ठीक है बेटा. सो विद दिस व्हाट वी हैव कवर्ड, सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस वी हैव कवर्ड इक्विटी इन टोटलिटी. और आप अपने प्लेलिस्ट को चेक करिएगा मैंने कितनी देर में इक्विटी को कवर कराया है. मैंने इक्विटी को लेस देन 12 आवर्स के अंदर कवर करा दिया है. इसका पेपर में वेटेज कितना है, इसका पेपर में वेटेज है 11 to 14%. प्लस आप बच्चों ने एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दिया था कि सर आप क्वेश्चन बैंक को भी अगर सॉल्व करा दोगे तो हमारी एक्यूरेसी काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी. एक बार मेरे को ज़रा चैट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा बेटा कि अब मैं QBB सॉल्व करा रहा हूँ और मैं पर्सनली चाहता हूँ कि वंस आप इस वीडियो को देखो तो शायद आपको श्वेजर पढ़ने की नीड भी ना पड़े और आप सीधा क्या कर सकते हो, अपने क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर सकते हो. मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, अब आप बच्चों का पेपर आने वाला है. व्हाट इज माय ऑब्जेक्टिव, दैट यस वी हैव टू स्कोर मोर देन 1875. मैं कितना चाहता हूँ कि आप 1875 को क्या कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए, ताकि मेरा नाम काफ़ी ज़्यादा रोशन हो जाए. नाउ हम सबके लिए एक लड़ाई है और मैं चाहता हूँ मेरे सभी बच्चे क्या करें, इस लड़ाई को जीतें. ठीक है. सो इसी के साथ बेटा आई एम वेरी प्राउड दैट वी हैव कवर्ड आवर फर्स्ट इंटायर यूनिट. मैं जल्दी से और भी चैप्टर्स के वन शॉट लेके आऊँगा. अभी मैं इक्विटी का एक वन शॉट डालूंगा. ठीक है. मैं बाकियों के भी वन शॉट बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ. आप इसी तरह अपने कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देते रहिए और ये इसी तरह पढ़ते रहिए और लगातार आगे बढ़ते रहिए. ठीक है. चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन. बाय बाय.